देखिए, आप सभी को पता है कि आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी अब कभी भी आउट हो सकती है और हमारे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल नए हैं। दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट रीजनिंग, मैथ्स, उसकी स्ट्रैटेजी कैसे कवर करना है, क्या कवर करना है, लास्ट ईयर में किस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका सचिन मोदी, आपका रीजनिंग एजुकेटर, और यहां आज मैं आपको रीजनिंग की एक पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। विद इन 5 से 7 मिनट के अंदर मैं आपको यहां सारी बातें बता दूंगा कि क्या क्या आपको करना है अगर आप आईबीपीएस पीओ 2023 में रीजनिंग के अंदर काफी अच्छा स्कोर करते हैं। तो देखिए क्या करना होगा। सबसे पहली बात तो आपको पता होगा कि आपका जो सेक्शन होगा प्रीलिम्स का, वो 3 पार्ट में डिवाइड है, मैथ्स में, रीजनिंग में और इंग्लिश में। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पता लग गए होंगे कि कितने हैं, और टाइम आपको ऑलरेडी मिलता है, यानी 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन रीजनिंग के करने होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पूरे 35 की 35 सही करके आते हैं और बहुत अच्छे नंबर्स के साथ बहुत अच्छा एक टच कर लेते हैं नंबर्स को। तो अब बात यह आती है कि अगर हमें भी वो नंबर टच करना है, अगर हमें भी ऐसा कोई नंबर उठाना है जिसके बाद हम ये बिल्कुल मान लें कि अब तो हम फेल हो ही नहीं सकते प्रीलिम्स में, अब हमें मेंस पे फोकस करना चाहिए, तो हमारे को क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए रीजनिंग को लेकर के। तो चलिए हम यहां पे बात करते हैं सबसे पहले। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके सामने जो इस समय पेपर डिस्कस कर रहा हूं, ये पिछले 3 साल में इन टॉपिक से आपका पूरा की पूरा रीजनिंग आया है, यानी कि इन्हीं टॉपिक से आपके पिछले 3 सालों के अंदर आईबीपीएस पीओ ने अपने प्रीलिम्स का पेपर तैयार किया है। जिसमें अगर मैं बात करता हूं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में, वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट को, जो कि मैक्सिमम शिफ्ट में जहां से क्वेश्चन आया है, वही केवल मैंने अभी तक आपके लिए यहां पे लिखा है। इसके अलावा भी कुछ है जो अनसर्टेन आएगा, जो सर्कल या स्क्वायर आएगा, जो डबल रो आएगा, लेकिन आपको बेसिकली इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो अगर मैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो करीब 20 से 23 नंबर का यहां पर आपके पास पेपर में आएगा। ये पूरा की पूरा ये 2 चैप्टर होते हैं। इसमें फ्लोर या फ्लोर एंड फ्लैट के क्वेश्चंस 5 नंबर के होते हैं। मंथ के या मंथ एंड डेट के क्वेश्चन भी ये 5 नंबर का होता है, या फिर सर्कल या एक सिंगल रो के अंदर फेसिंग इन भी हो सकती है और आउट हो सकती है, ये भी 5 नंबर का होता है। तो करीब 15 से 20 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं में से ही होते हैं, लेकिन इसके अलावा इसके कुछ और टाइप भी हैं जो भी आपको पढ़ने हैं, जिसमें बॉक्स पजल भी हो सकती है, जिसके अंदर आपके अनसर्टेन फ्लोर भी हो सकते हैं, और जिसमें आपके पास 2 रो या फिर एक स्क्वायर का भी हो सकता है। आपको पढ़ना वो भी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना वो भी है, लेकिन इनको आपको थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ओवरऑल लगभग सेम ही होंगे, आपके पास स्टेटमेंट सेम ही होंगे। तो बस चीजों को आपको सही तरीके से प्लेस करना सीखना है, उसकी एक सही अप्रोच आपको यहां पे सीखनी होगी। तो आप मान के चलिए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से हर एक क्वेश्चन करके आएंगे। इसके बाद सबसे ज्यादा वेटेज इसी का होगा, करीब 20 से ऊपर क्वेश्चन आपके केवल इसी के आएंगे आउट ऑफ 35। इसके बाद आपके पास सिलॉक्स होता है। तो सिलॉक्स में दोस्तों ऐसा होता है, कई शिफ्ट में 2 ही क्वेश्चन आते हैं, कई शिफ्ट में नहीं भी आए हैं। ऐसा भी हुआ है कि अगर एक दिन है तो एक दिन में एक शिफ्ट में नहीं आए, 3 शिफ्ट में आ गए, और 3 में नहीं आए, 1 में आ गए। अब इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बड़ा आसान है। तो 3 से 5 क्वेश्चन ये अपने प्रीलिम्स के एग्जाम में आते हैं। इसी तरह से इनइक्वालिटी है, किसी के आया और किसी के नहीं आया, लेकिन जिसके भी आया वो अपने आप को लकी मानता है, क्योंकि इसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 15 सेकंड का समय लगता है, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके क्लियर है तो। इसके बाद आती है अल्फाबेट सीरीज या फिर कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में एक पर्टिकुलर टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, या फिर हम इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग डिकोडिंग। तो वहां से क्वेश्चन आता है, या फिर एक अल्फाबेट सीरीज होती है जो कि नंबर्स की, लेटर्स की, या फिर वर्ड की हो सकती है, या फिर नंबर सेट की हो सकती है। तो इसमें से आपके पास दोनों भी आते हैं कई बार, और कई बार कोई एक आता है। तो ये कई बार जब दोनों आएंगे तो करीब 8 नंबर का या 10 नंबर का होगा, लेकिन अगर एक आएगा तो ये डेफिनेट है कि आपके पास 5 नंबर का यहां पे आएगा। इसके एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में 20 सेकंड या 25 सेकंड एक बच्चे को लगता है, अगर वो एक अच्छी प्रैक्टिस करके आया है तो ओवरऑल एक सर्कल तो आपका यहां पे कवर होता है। पर ऐसा नहीं है कि आपके यहां से हर एक से आएंगे, जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी के सिलॉक्स ना आए, तो ये भी ध्यान रखना। लेकिन जो पिछले साल का 3 साल का ट्रेंड कहता है वो ये कुछ नंबर्स बता रहा है। इसके अलावा डायरेक्शन के और ब्लड रिलेशन के, तो ब्लड रिलेशन में बेसिकली आप जैसे 3 या 4 लाइन की एक पजल होती है, जहां पे क्वेश्चन एक डेटा होता है, उस डेटा को तैयार करके एक फैमिली ट्री आपको डेवलप करना होता है, और इसी तरीके से डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन के क्वेश्चन यहां पे होते हैं। तो ये दोनों मिला के करीब 5 से 6 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। देन आपका पेयर ऑफ लेटर, जो कि अल्फाबेट टेस्ट का एक पार्ट है, एक ही क्वेश्चन यहां पे आता है, बड़ा अच्छा होता है, कंफ्यूजिंग होता है कई बार, और कई बार लेंथी होता है।
तो यहां से क्वेश्चन आता सब बच्चों को है, पर ये थोड़ा सा क्या होता है, इरिटेटिंग सा होता है, बच्चों को काउंट करना होता है हर एक लेटर को, तो यहां थोड़ी सी दिक्कत उन बच्चों को जरूर होती है। इसके बाद आता है आपका कंपैरिजन रैंकिंग, एक तरह का शॉर्ट काइंड ऑफ पजल, जिसमें एज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग, क्वालिटी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लोगों को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना होता है। तो दोस्तों ये पिछले 3 साल के अंदर आपका ट्रेंड रहा है, रीजनिंग में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आरआर आईबीपीएस पीओ को लेकर के, प्रीलिम्स को लेकर एक अच्छा स्कोर करना है, तो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पता लग जाए, मुझे वेटेज के बारे में पता लग जाए और किस तरह के सवाल आते हैं, तो सवालों की एक ऐसी चीज है कि मैं आपके साथ एक पीवाईक्यू जरूर शेयर करूंगा, इनकी पीडीएफ भी मैं शेयर करूंगा और एक पूरा लाइव सेशन में लूंगा, तो सवाल आपको वहां पे मिल जाएंगे। लेकिन जो चैप्टर का वेटेज है और जो चैप्टर का नाम है वो मैं आपके साथ यहां पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं है कि कहानी केवल यहीं पे खत्म हो जाती है, नहीं, बात फिर ये आती है, सर आई वांट टू प्रिपेयर फॉर आईबीपीएस पीओ और मुझे पूरे 35 की 35 नंबर चाहिए, तो किन चीजों का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, क्वेश्चन ये आता है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जो भी बच्चा नया होता है वो क्या करता है, वो ज्यादा से ज्यादा एक जो कुछ पुराने बच्चे होते हैं उनसे गाइडेंस लेता है, राइट, कई बार अपने टीचर से गाइडेंस लेता है और कई बार वो खुद ही सेल्फ स्टडी में लग जाता है, वो किताबों को बस फॉलो करना शुरू कर देता है। लेकिन ये YouTube पे जो हम आपको ये स्ट्रेटजी के वीडियो देते हैं, इसमें हम आपको बहुत समाऊ 98-99% तक सारी क्लियरिटी करके देते हैं कि भाई ये चीजें कर लो और उसके बाद बाकी आपकी प्रैक्टिस पे है। तो बात आती है अब उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिन्हें मुझे अपनी स्ट्रेटजी के अंदर शामिल करना है। तो देखिए अगर मैं यहां पे ये पूरी स्ट्रेटजी एक बिल्कुल फ्रेशर बच्चे को दे रहा हूं जिसने हाल ही में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और अब वो आईबीपीएस पीओ जैसे बड़े एग्जाम्स को क्रैक करना चाहता है, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पे पूरी स्ट्रेटजी दे रहा हूं। तो सबसे पहली बात बच्चों, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि रीजनिंग में कौन से टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस बता दिया कि अगर आप प्रीलिम्स को फोकस कर रहे हैं तो आप केवल उन्हें पढ़ के चले जाओ, लेकिन प्रीलिम्स से नौकरी नहीं मिलेगी, इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो इसलिए सबसे पहली चीज आपको आपके सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन की टफनेस कितनी है, क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व करना होता है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सेकंड आपका आता है कॉन्सेप्ट को लेकर के सारी कहानी। देखिए सबसे बड़ी एक कहते हैं ना कि इल्यूजन है बच्चों के दिमाग में, वो एक टॉपिक को पढ़ते हैं किसी एक टीचर से, पढ़ने के बाद वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, वो क्या बोलते हैं, अब मुझे सब कुछ क्लियर हो गया है, मुझे सब कुछ आता है। पर जैसे ही टीचर उनका कोई भी दूसरी क्लास के अंदर, कोई भी दूसरे मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होती है, एक बढ़िया सा भी क्वेश्चन अगर घुमा के दे देता है तो देन से वाओ ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन की कोई एंडलेस, मतलब क्वेश्चन एंडलेस होते हैं, कई तरीके से घुमाया जा सकता है। तो आपके कॉन्सेप्ट पे जितनी अच्छी पकड़ होगी उतना आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखना होगा कि हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लास के दौरान, जो हमारी पेड क्लासेस होती है या जो यूट्यूब के अंदर जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे होते हैं, तो उसे आप इतना अच्छे से समझ सकें और उसको रिवाइज कर सके, ताकि जब उससे क्वेश्चन आए तो आप कर सके। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करना है अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो। इसके बाद जो आता है आपका टोटल मतलब टेक सेक्शनल मॉक। देखिए सेक्शनल मॉक की मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसलिए ऐसा होता है कई बार कुछ बच्चों के कुछ सेक्शन बहुत अच्छे नहीं होते हैं और कुछ सेक्शन बहुत अच्छे होते हैं। तो सेक्शनल मॉक से हमें यह और क्लियरिटी होती है कि अगर मेरे पास 35 क्वेश्चन है, 20 मिनट का मेरे पास समय है, तो मैं कितने टाइम के अंदर कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहा हूं अगर ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो। सेक्शनल मॉक से एक तो ये चीज पता लगती है, दूसरा हमारे ओवरऑल मॉक खराब नहीं होते। कई बार ऐसा होता है किसी बच्चे को मैथ्स का मॉक नहीं लगाना, लेकिन उसको एक सेक्शन का मॉक लगाना है, तो उसे सेक्शनल मॉक लगाना चाहिए अपनी ग्रिप देखने के लिए कि उसकी उस सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप कैसी है। और मैं कहता हूं हमेशा मेन मॉक लगाने से पहले, ओवरऑल मॉक लगाने से पहले सेक्शनल मॉक जरूर लगाना चाहिए, ताकि और कम से कम नहीं तो 3-3, 4-4 सेक्शनल मॉक हर एक सब्जेक्ट का आपको लगाना चाहिए। आपकी ग्रिप आपको पता लगती है और आपको यह पता लगता है कि मेन एग्जाम से पहले या मेन मॉक से पहले मेरे इनमें क्या स्कोर चल रहे हैं, 35 में से क्या आ रहा है, 25-30 में से मेरे क्या आ रहा है, यह बहुत जरूरी है ना। इसके बाद आता है प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चन। सबसे बड़ी लैक यही होती है, देखो लैक यही होती है, बच्चे को कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, एक बार पढ़ने के बाद, टीचर से इंप्रेस होने के बाद वो कहता है वाओ सब कुछ कर लूंगा, पर प्रैक्टिस नहीं करता वो इनफ। इससे क्या होता है, स्पीड नहीं आती, इससे क्या होता है, एक्यूरेसी नहीं आती, और इससे क्या होता है, वो एक तरह के भ्रम में जी रहा है। जब तक ये नहीं करेगा वो भ्रम में ही जिएगा कि मेरे को सब आता है, और फिर सिलेक्शन नहीं होता है 5 नंबर से, 4 नंबर से, 2 नंबर से, तो वो गलतियां हैं। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, एंजाइटी नहीं होगी, फायदे ही फायदे हैं, नुकसान एक भी नहीं है। और आपको प्रैक्टिस करना आपका एक डेफिनेटली एक अधिकार है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, क्योंकि आप उस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं।
तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। इसके बाद आता है आपका ऑनलाइन मॉक पेपर। तो जैसा कि हमने कहा कि भाई ठीक है, हमने पूरा बैच पढ़ लिया, सिलेबस पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, प्रैक्टिस कर ली, सेक्शनल मॉक भी लगा लिए, तो अब बात आती है हमारी परफॉर्मेंस की कि एग्जाम में जाने से पहले, एग्जाम से पहले क्या मैं 15 से 20 मॉक लगा रहा हूं, क्योंकि 15 से 20 मॉक से आपको क्लियरिटी अच्छी आएगी। कई सारे बच्चे एग्जाम से 10 दिन पहले मॉक लगाना स्टार्ट करते हैं और वो एक एक दिन में 2 लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, प्रेशर में लगा रहे हैं, एंजाइटी, घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, उनको बस ये कि दिख रहा 10 दिन बाद पेपर है। पर भाई तुम्हें पेपर से पहले ही 20-25 मॉक लगा लेने चाहिए थे, वो इंपॉर्टेंट है। यहां बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस आपकी चेक की जाती है कि आप ऑफ पेपर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप एग्जाम में जाएंगे, रियल एग्जाम में जाएंगे, तो वहां पे आपकी यही प्रैक्टिस, यही कॉन्फिडेंस, यही एक्यूरेसी, यही स्पीड आपके एग्जाम में काम आने वाली है। और एग्जाम का पेपर हमेशा आपके मॉक के पेपर से इजी ही होता है, टफ नहीं होता है। तो ये एक अच्छा नंबर होता है। अगर आप एक अच्छे नंबर यहां गेन कर रहे हैं तो एग्जाम में आपको एक बहुत बड़ा एस मिलता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आपके मोदी सर बोल रहे हैं तो ये बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं और लाखों बच्चों की कहानी को मैं एकदम से समराइज करके आपके सामने लेके आ रहा हूं कि क्या मिस्टेक वो करते हैं और क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है। इसके बाद आता है आपका डीप एनालिसिस। ये तो करते ही नहीं है, कुछ बच्चे करते हैं और जो करते हैं वो पीओ में हैं आज, और जो नहीं करते हैं वो आज भी नहीं कर रहे हैं, और इसकी वजह से उन्हें बार बार वही रिजल्ट आ रहा है जो उनका पहले आया करता था। देखो, डीप एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है? डीप एनालिसिस का मतलब कितने सही किए, कितने गलत किए, कितनी एक्यूरेसी आई, यही नहीं होता। इसका मतलब यह भी होता है किस क्वेश्चन पे कितना टाइम आपने लगाया। इसका मतलब यह भी होता है कि इस समय जो टॉपर आए हैं, टॉप 10 या टॉप 15 पे जो टॉपर आए हैं, उन्होंने उन क्वेश्चन को कितने कम टाइम में किया है। इसके अलावा यह भी होता है कि किसी क्वेश्चन को और कितने कम समय में किया जा सकता है। ये कई सारे ऐसे मायने होते हैं जहां हमें चेक करना होता है कि ये एनालिसिस क्या कहता है। और आपको बोरिंग लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे होते हैं, आपके सामने लैपटॉप है, मोबाइल के अंदर आप जूम करके देखते हैं, बोरिंग लगता है। लेकिन याद रखिएगा, जो काम बोरिंग लगता है जरूरी नहीं है कि वो काम बेकार हो, लेकिन अगर आप उस बोरिंग काम को भी मन मार के भी करते हैं तो आप याद रखिएगा कि आप अपने सिलेक्शन के लिए एक रास्ता तैयार कर रहे हैं, और रास्ता बनाने में हमेशा मुश्किलें आती हैं, यह हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद आपको जो करना है वो ये करना है कि जैसे ही आप मॉक लगाएंगे, आप सेक्शनल मॉक लगाते हैं, आप अपने सब्जेक्ट को कवर करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आ जाएगा और आपके सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे। ऐसा नहीं होता, और ऐसा होगा तो शायद लाखों में एक होगा। इसका मतलब हर एक बच्चे के कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रह ही जाएगा जो शायद उसका वीक होगा, तो वहां पे उसको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस चीज को आप सोचते हो कि ठीक है इसे मैं छोड़ के चला जाऊंगा, बाकी सब पढ़ लेता हूं, और बाकी जो छोड़ा उसी से क्वेश्चन आ गया, तो क्या करेंगे? माई बैड लक। यू गाइस सेज माई बैड लक। लेकिन आपका बैड लक क्यों है? ये तो आपकी स्ट्रेटजी है ना कि आप अपने वीक सेक्शन को छोड़ के जा रहे हैं। तो दैट इज नॉट योर लक, दैट इज योर स्ट्रेटजी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो कभी भी हमारा लक खराब या अच्छा नहीं होता, हमारी स्ट्रेटजी खराब या अच्छी होती है। कभी भी हम बुरे नहीं होते हैं, लेकिन हमारे द्वारा चूज किया हुआ पाथ वो गलत या वो सही होता है। तो हमें इसके ऊपर काम करना होगा, ये हमें पहले दिन से पता होना चाहिए। इसके बाद जो आता है वो आता है अपने टीचर से, अपने मेंटोर से, जिन्हें आप कुछ मानते हैं, जिन्हें आपकी नजर में जिनकी लगता है कि कुछ वैल्यू है, कि यार मुझे इनसे पूछना चाहिए, मुझे इनसे पता करना चाहिए। आप उनके कांटेक्ट में जाइए, आप उनसे पूछिए, उनके समय लीजिए और उनसे गाइडेंस लीजिए। ये कोई भी हो सकता है, आपके जरूरी नहीं आपके टीचर ही क्यों ना हो, या आपके स्कूल के टीचर भी हो सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा समझाते हो कभी और आप उनसे बहुत इंप्रेस हो। ये हो सकता है आपके घर में कोई फैमिली मेंबर ही हो जो आपको गाइड कर दे। हो सकता है ये कोई इस समय जो करंटली इस समय पोस्ट पर हो बैंक के अंदर, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। ये आपके टीचर भी हो सकते हैं, ये एक्स बैंकर भी हो सकते हैं, ये हो सकता है ये गाइडेंस आप किसी से ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हमें गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उस पाथ पे जा रहे हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये चीजें हम फॉलो करते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपकी ये स्ट्रेटजी आपको एग्जाम क्रैक करवाएगी, आपके सबसे अच्छे मार्क्स होंगे और आप अपने आप को एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ एग्जाम के अंदर तक लेके जाएंगे। सो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि बिफोर कमिंग द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आपको अपने लिए पूरा फुल पैक तैयार कर लेना चाहिए और इसकी तैयारी भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के आने से पहले की तैयारी सबसे अच्छी हो सकती है, लेकिन उसके बाद की तैयारी में कई बार हम गलतियां जरूर करते हैं। तो वो गलतियां हमें एज अ एस्पिरेंट नहीं करनी है। ओके, और अगर आपके कोई भी सवाल हो जो शायद मेरे से छूट गए हो, या कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो लगता है कि यार मोदी सर इसको शायद स्किप कर गए, इसका रह गया, और अगर चाहते हो कि वो मोदी सर आपके लिए फिर से एक्सप्लेन करें, तो प्लीज ड्रॉप योर वैल्यूएबल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो थैंक यू वेरी वेरी मच।